क्या भूत प्रेत भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? क्या जो जिन होते हैं वो लड़कियों को गलत गलत जगह पे टच करते हैं? ये कहानी पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहूँगा। अगर आपने पहचान लिया कि ये आवाज़ किसकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये आवाज़ किसकी है। किया गया जिन्न बाधा है जो गंदी हरकत भी इनके साथ करता है। हाँ जी हम माइक से बोल नहीं सकते हैं। हाँ जी। ऐसी हरकत हाँ करता जी, है। हाँ बहन जी। हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। गंदी हरकत करता, रात को प्रत्यक्ष आ जाता। इनको सभी लोग जानते हैं बागेश्वर धाम महाराज के नाम से। इनका जो असली नाम है अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आप बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसको वीडियो को फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखना। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ वीडियो से दूर रहो। और अगर आप इस वीडियो को देखो तो अकेले में देखो, कान में हैंड फ्री लगा लेना, क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। जिनके साथ होती हैं वो इसे विश्वास करता है, जिनके साथ नहीं होती वो इन सब चीज़ों को मजाक मस्ती में लेता है। तो आज की जो कहानी है, नाम बदला हुआ है। ये जो ऑडियो आपने सुनी ये लगभग भी 2.5 साल पुरानी ऑडियो है। ये बहन अभी फ़िलहाल 75% तक ठीक हो चुकी है। इनके साथ क्या हुआ था और इनकी हालत इतनी ख़राब क्यों हुई, चलते इस कहानी की तरफ। इनका बदला नाम हुआ नाम, मैंने इनका नाम मंजू रखा है। इनकी फैमिली में ये लोग 3 भाई बहन थे। छोटा भाई जो था वो था लगभग 11-12 साल का। जो मंजू थी वो थी 18 से 19 साल की। और जो इसकी बड़ी बहन थी वो थी 22 से 23 साल की। मंजू को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन था। वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। जो मंजू की बड़ी बहन थी उसकी जल्दी शादी करवा दी गई। जैसे वो 22 से 23 साल की हुई उसकी शादी करवा दी गई। अब मंजू की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मंजू, उसका छोटा भाई, मंजू के पापा और मम्मी, ये लोग बचे थे। मंजू के पापा बहुत अमीर लोग नहीं थे। मंजू के पापा का जो काम था, आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लाइनें लिखी रहती हैं, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, या फिर बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, या फिर जो शेरो शायरी लिखी होती है ना अपने ट्रक के पीछे, अगल बगल में गाड़ी यूं ही चल रही, ऐसे कई चीज़ों ट्रक के पीछे अगल बगल में जो लिखी होती है वो मंजू के पापा किया करते थे। उनका सिर्फ काम यही था, पूरी ट्रक को पेंट करना नहीं, पेंट करने के बाद जो कलाकारी, ये सब शेरो शायरी जो लिखते थे ना, वो मंजू के पापा का काम था। एंड उसी से ही इनकी पूरी फैमिली का गुजारा हुआ करता था। मतलब ठीक ठाक चल रहा था। जो मंजू थी ना उसको था कि यार मेरे को ना मेरी फैमिली बहुत मुश्किल से मेरे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं और इन्होंने मना भी नहीं किया, बोल रहे थे शादी के लिए। जैसे मैं 19 साल की हुई इन्होंने बोला भी कि शादी करवा देते हैं, पर मंजू ने मना किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मंजू पढ़ाई में बहुत होशियार थी, कभी लड़कों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ी। मंजू एक दिन, कहते हैं ना जो इंसान चाहता है कि उसके पीछे दिन लगा रहता है तो वो उसको मिल जाता है। तो मंजू की एक दिन लग गई सरकारी नौकरी एक गवर्नमेंट स्कूल में। मंजू खुश, मंजू के मम्मी पापा खुश, मंजू के सब लोग खुश, रिश्तेदार भी, जो उनके रिश्तेदार थे जो अभी तक इन लोग का मजाक बनाते थे वो भी थोड़े बहुत खुश थे। वैसे रिश्तेदार इतने खुश होते हैं नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मंजू ने ज्वाइनिंग कर ली स्कूल। लगभग ज्वाइनिंग किए हुए उसको हो गए 3 महीने। और मंजू की सैलरी भी अच्छी खासी आ रही थी। घर जो उनका था टूटा फूटा, धीरे धीरे उसको भी रिपेयर करवा रहे थे। मंजू का था कि हम भी 1-2 साल में हम दूसरा घर ले लेंगे बड़ा सा। एंड मंजू के पापा मम्मी ने यही चाहते थे, देख तेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है बेटा, तू ना अब एक काम कर, तू जा यहाँ से, तेरी मतलब ऐसे भगाने नहीं, तू जा, तेरी शादी हम करवा देते हैं, तू चले जा, तू शादी कर ले। बट मंजू का था कि नहीं, मुझे 2-3 साल यहाँ पे नौकरी करने दो। एंड मैं जिसे शादी करूँगी ना, मैं उसको ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरी आधी जो सैलरी है ना, कि मेरा अगर 40,000 रुपये सैलरी है तो 20,000 ना अपने घर भिजवाऊँगी, मेरे मायके। अगर तुम्हें मंजूर है तो ही मैं शादी करूँगी, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो जो मंजू के मम्मी पापा थे ना, उनको ये था यार बेटा ऐसा तो कोई लड़का मिलेगा नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो मंजू ने कहा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मुझे आप लोग की सेवा करनी है, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं इतनी जल्दी इस घर से नहीं जाने वाली, मुझे मेहनत करनी है, मैंने कर ही रही हूँ, और मुझे आप लोग के लिए एक बड़ा सा घर भी बना के देना है। अब मंजू को ज्वाइनिंग किए हुए लगभग 1 साल वहाँ पे हो चुके थे, सभी से दोस्ती यारी हो चुकी थी। एक लड़का था सोनू नाम का, वो भी वहाँ पे टीचर था। एंड उसको सब सोनू सोनू बोला करते थे। एंड वो जो लड़का था वो एक स्कूल होता है, जैसे मंजू थी ना वो
5वीं तक के बच्चों को पढ़ाती थी, और जो सोनू था वो पढ़ाता था 6ठी से लेके 10वीं तक के बच्चों को। इनकी जो स्कूल था ना, उनकी बिल्डिंगें अलग अलग थी बट स्कूल एक ही था, मतलब कि स्टाफ अलग था। 5वीं तक जो पढ़ाते थे टीचर, उनका स्टाफ अलग था, और जो 6ठी से 10वीं तक पढ़ाते थे उनका स्टाफ अलग था। बट हाँ, ये लोग कभी कभार मिल जाया करते थे, हेलो हाय होती थी। तो उसी बीच में ना सोनू की और जो उस लड़का उसका नाम सोनू था और मंजू की बातचीत होने लग गई। बातचीत होते होते अब साल बीत गया। जब साल बीत गया तो मंजू की मम्मी ने बोला मंजू से, बेटा देख, ये जिद छोड़, अब तू ना शादी कर ही ले। तो मंजू ने वो यही बोला, मम्मी देख, ऐसा तो कोई लड़का मिलेगा नहीं, बट हाँ, मैं किसी एक लड़के से को चाहती हूँ, मैं उससे बात करके देखूँगी। अगर उसने बोला तो मैं उससे शादी कर लूँगी, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं तुम लोग को छोड़ के जाऊँ और पापा दोबारा से उस पेंटिंग वाले काम पे लग जाएं, और तुम लोग दोबारा से ये अंकित जो उसका जो भाई था, अब उसका नाम मैंने ले लिया, ये पढ़ाई पूरी कर ले एंड उससे पहले कि घर भर छोड़ के ना जाए। तो मतलब पढ़ाई कर ले, क्योंकि था मंजू का मैं चली गई तो ये जो मेरा भाई है इसकी पढ़ाई की फीस उस कौन भरेगा, कहीं ये घर छोड़ के चले जाए, नौकरी करने लग जाए, मतलब ये बहुत सारी टेंशन थी मंजू को। एंड इसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो मंजू ने जाके अपनी मम्मी को बोला कि मैं उससे ना बात कर लेती हूँ और मैं उससे पूछूंगी। तो मंजू की मम्मी को भी कोई दिक्कत नहीं। मंजू की मम्मी को था कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी नाक नहीं कटवाई है, ना ही कोई लड़के का सीन आज तक हुआ, ना ही मैंने इसके बारे कभी किसी से सुना, तो आज भी सुनने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत समझदार है। तो मंजू गई स्कूल में एंड उसने सोनू से बोला कि मुझे स्कूल के बाहर मिलना है। तो सोनू ने कहा ठीक है मिलते हैं। बाहर एक जगह थी, एक मॉल था, वहाँ पे वो लोग मिले, बैठे। वहाँ पे जब बैठे तो मंजू ने ये बोला कि यार हमें बात करते हुए सब करते हुए रिलेशनशिप में आते हुए बहुत टाइम हो गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो सोनू ने यही बोला कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, और एक सच्चाई शायद तुम्हें पता नहीं है, आई थिंक पता है कि नहीं पता, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो मंजू ने बोला कि हाँ बोलो ना, क्या बात है? तो उसने बोला सोनू ने कि मेरा जो रियल नेम है ना वो यासर है, यासर खान। तो मंजू हिल गई कि यार तुम्हें तो सब लोग सोनू सोनू बोलते हैं। हाँ, मुझे बचपन से ही लोग सोनू सोनू बोलते थे, तो स्कूल में भी सब सोनू सोनू बोलते हैं। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कि मैं मुस्लिम हूँ। तो मंजू ने बोला कि नहीं, मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम मुस्लिम है, मुझे ये पता था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा नाम सोनू है, सोनू नाम हिंदुओं का ही होता है। उसने बोला नहीं, मेरा यासर खान जो नाम है, मैं यासर खान ही हूँ और मैं मुस्लिम हूँ। मेरा निक नेम सोनू मुझे प्यार से मेरी अम्मी बोलती थी, तो गली के लोग बोलने लग गए, गली से धीरे फ्रेंड, फिर यहाँ भी मुझे सब सोनू सोनू करके बोलते हैं। तो मंजू को झटका लगा, वहाँ से वो उठ के घर पे आ गई। घर पे बहुत सैड थी वो ना सोनू यासर, उसका फ़ोन उठाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि जो सच्चाई थी ना उसको नहीं पता थी। क्योंकि उसको था कि अगर मैंने अब जाके सोनू यासर से शादी की तो मेरे जो माँ बाप की जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने सब कुछ किया है, अदर कास्ट में आके शादी की तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे माँ बाप की नाक कट जाएगी, और जो रिश्तेदार हमसे जलते थे, जो अभी शांत हुए चुप हुए, वो दोबारा से वो बोलना स्टार्ट कर देंगे, गांव समाज क्या कहेगा। तो ना मंजू बिल्कुल शांत बैठ गई थी, और यासर को बिल्कुल जो सोनू उसको इग्नोर करने लग गई थी, उससे स्कूल में बात नहीं करा करती थी, उसका फ़ोन भी नहीं उठाया करती थी। तो एक दिन सोनू ने उसको स्कूल में रोका एंड बोला, मंजू मुझे तुमसे बात करनी है एंड स्कूल के बाहर मुझे एक बार तो मिलो एटलीस्ट। तो वो लोग बाहर मिले एंड सोनू ने यही बोला कि देखो यार मंजू, तुम्हें नहीं रहना रिलेशनशिप में, नहीं बात करनी, इट्स ओके, बट ऐसे नज़रें मत चुराओ, और ये जो हमारी दोस्ती है, रिलेशनशिप था, ये मत तोड़ो। हम दोस्त फ्रेंड की तरह रहते हैं, हम उसमें नहीं रहेंगे। तुम्हें जिसे शादी करने की तुम मुझसे कर लेना, हाँ मेरी गलती थी, मैंने नहीं बताया तुम्हें। तो मंजू ने कहा ठीक है, बस हम ऐसे फ्रेंड रहेंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो सोनू ने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ बढ़िया चलता रहा। अब जन्मदिन आया यासर का जब जन्मदिन आया ना, तो उसने बोला मंजू को कि मंजू मैं तुम्हें ना पार्टी देना चाहता हूँ, तो मुझे बाहर मिलना स्कूल के। वो बाहर मिले एंड बाहर जब मिले ना, तो वो एक ना वाइट रसगुल्ले का डब्बा होता है ना, वो लेके आया था
सोनू मंजू के लिए, एंड मंजू को बोला कि मंजू ये ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, बस एक रिक्वेस्ट है, किसी और को मत खिलाना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम खाना। एंड वो जो डब्बा था ना, वो छोटा सा डब्बा, उसमें 4 रसगुल्ले होंगे वाइट के कलर के। एंड मंजू को रसगुल्ले बहुत पसंद भी थे, मिठाई बहुत पसंद भी थी। तो उसने ऐसा बोला कोई बात नहीं यार, तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, मैं किसी को नहीं दूँगी। उसने वो सब चीज़ें खा ली। जब मंजू ने खा ली ना, तो खाने के 1 हफ्ते बाद वो ना थोड़ा ना वीक वीक सा फील करने लग गई, जैसे कि उसको ना शरीर में जान नहीं है, वो बीमार बीमार सा, ऐसी चीज़ें वो फील करने लग गई। उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहने लग गई। वो जाके अपने घर पे जब सोया करती थी तो उसको लगता था कि ना कोई है जो उसको आसपास से देख रहा है। ऐसी चीज़ें उसके साथ ना होने लग गई थी, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें। महीना बीता, 2 महीने बीतने के बाद वो और बीमार पड़ने लग गई। जब इस चीज़ों को 6 महीने बीत गए ना, तो वो बहुत ज़्यादा इतनी बीमार पड़ गई कि उसने ना स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मंजू के मम्मी पापा ने मंजू को हर जगह दिखाया, हर डॉक्टर के पास, बट वो ठीक ही नहीं होती, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि मंजू को बीमारी कौन सी है। वो कुछ भी ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन मंजू सो रही थी और उसने सोचा कि मैं ना, इतनी वो परेशान हो गई थी कि वो ना अपनी जान देना चाह रही थी। मैं इस दुनिया से, क्योंकि मेरे बाप के पैसे खर्च हो रहे हैं जो मैंने सेव किए थे ना, जो इतना कमा के दिया होता था, इन्होंने मेरी बीमारी के ऊपर खर्च करे। तो वो सोच रही थी कि यार मैं अपने आप को आज ख़त्म कर देती हूँ। वो ना जैसे अपनी रात को ना ख़त्म करना चाह रही थी, तो उसको ना एक जिन टाइप, एक ड्रामा जिन टाइप, उसको एक आदमी दिखाई देता है। मंजू डर जाती है, तुम कौन हो? तो वो जिन यही कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड, और तुम वो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। कहाँ जा रही हो? तुम ठीक होना चाहती हो ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम जैसे थी वैसे कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी। अगर बताओगी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मंजू काफ़ी डर गई एंड उसने जाके सारी की सारी बात अपनी बहन को बता दी, जिस बहन की शादी हो गई थी, कि ऐसा ऐसा हुआ, कोई जिन टाइप था और मैं इस दुनिया को छोड़ के जाना चाह रही थी, तो वो मुझे दिखाई दिया। तो मंजू की जो बहन थी उसने बोला कि यार देख, तेरे मन का वहम हो सकता है, क्या पता ऐसे कुछ होगा नहीं, ये चीज़ें नहीं होती यार, तो टेंशन मत ले, मैं आती हूँ तो उससे मिलने। तो फ़ोन कट हो गया उनका। फिर ना रात को जब मंजू सोने के लिए आई, तो वही जिन मंजू के पास आया, उसके पैरों पे हाथ लगाने लग गया। पैरों पे हाथ लगाते लगाते ऊपर आया। मंजू की नींद अचानक से खुल गई और वो जिन उसके सामने बैठा था और बोला, मैंने मना किया था ना किसी को ये बात नहीं बताने को, अगर आज के बाद किसी और को ये बात बताई तो मुझसे बुरा नहीं होगा, तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। और उसके बाद मंजू वहाँ से ना भाग के बाहर चली गई और मम्मी 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 चिल्लाने लग गई। उसकी मम्मी उठ के आई तो मंजू ना कुछ बता नहीं पाई कि क्या हुआ क्या हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो डर गई थी कि पता नहीं ये जिन क्या बुरा करेगा। अगले दिन ना उसकी बहन आती है मंजू के घर पे। वो सारी की सारी बात ना मंजू की बहन अपनी बहन को बता देती है। उसकी बहन सुनती है और जब वो सुनती है ना, वो कहती चल ठीक है, मैं तेरे साथ सोती हूँ, देखती हूँ कौन सा दिन है। वो साथ में सोते हैं, बट ना अब मंजू तो ठीक थी, मंजू की बहन भी ठीक थी। जो मंजू का छोटा भाई था ना, वो अचानक से बीमार पड़ जाता है रात को ही। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट वो बच नहीं पाता है। अब इनका पूरी फैमिली, जो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। जो इस परिवार का चिराग था, जिसके पढ़ाने के लिए मंजू यहाँ रुकी थी, वो भी दुनिया में नहीं रहा। 13वीं 11वीं होती है, मंजू की बहन अपने घर चली जाती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ घर पे मंजू एंड मंजू के पापा एंड मंजू की मम्मी, ये लोग बचे हुए थे। मंजू के पापा दोबारा से अपने काम पे चले जाया करते थे, क्योंकि घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, पहले से भी ख़राब। पहले तो बहुत ठीक थे, अब मंजू की इलाज करवाना उन सब में और ख़राब हो चुके थे। मंजू की जो नौकरी थी वो भी रिस्क पे थी, क्योंकि जो मेडिकल था वो भी 6-8 महीने का चलता है। बहुत ज़्यादा रिस्क पे चल रही थी इसकी नौकरी भी, क्योंकि इसको भी कभी भी ऐसे बोला जा सकता था कि आप घर बैठो। बहुत रिस्क चल रहा था इसकी नौकरी पे, सैलरी वैली भी नहीं आ रही थी। उसके बाद
मंजू सोई। रात को एक दिन वो जिन दोबारा आया, मंजू के पैर पे हाथ लगाने लग गया। मंजू डर के उठ गई। जिन ने इतना ही बोला कि अभी तो अपने भाई को खोया है, क्या किसी और को भी खोना चाहती हो तुम? मैं जो चाहता हूँ मुझे दो, अगर नहीं दोगी तो अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई गया है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन जिंदा है, मैं उनको भी इस दुनिया से दूर ले जाऊंगा। मंजू काफ़ी डर गई। मंजू ने उस जिन को कुछ भी मना नहीं किया, और जिन के दिल में जो भी था उसने वो किया। मंजू के साथ बहुत गलत किया। आप समझ जाओ कि क्या गलत किया। मंजू कुछ भी किसी से नहीं कह पा रही थी। रोज़ की रोज़ वो सब उसके साथ चल रहा था। मंजू बीमार से बीमार, इतनी बीमार हो गई थी, जिस लड़की का वेट था 62 के करीब, वो आ चुका था 35 किलो के आसपास। और वो जिन रोज़ रात को प्रत्यक्ष, मतलब पूरे रूप में आके, पूरे इंसान के रूप में आके मंजू के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। बट मंजू उससे कुछ भी नहीं कह पाती थी, डर के मारे। वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही थी। मंजू की बहन आई उससे मिलने एंड कसम दी कि मंजू बता तू क्या छुपा रही है, मंजू बता तू क्या छुपा रही है। मंजू ने फिर भी कुछ नहीं बताया। रो रो के वो चुप रही। मंजू की बहन ना उसको ले गई हनुमान जी के मंदिर। वो अंदर घुस नहीं पा रही थी मंदिर के। कह रही कि दीदी मैं नहीं आऊँगी, दीदी मैं नहीं आऊँगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा दीदी मैं कह रही हूँ मैं नहीं आ पाऊँगी, ना मैं तुम्हें बता पाऊँगी क्या हुआ है, मैं कुछ नहीं बता सकती, बस मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस दुनिया से जाओ, मेरे तुम ही लोग बचे पड़े हो। उसके बाद मंजू की बहन जो थी बड़ी बहन, उसने बागेश्वर धाम जी का देखा था कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज जी हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम सुनने थे। वो गई वहाँ पे लेके, और बहुत उम्मीद से गई कि इतनी बड़ी भीड़ में उनकी बात कैसे कोई सुन लेगा। बट धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं ना, हनुमान जी और बागेश्वर धाम जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने उनको स्टेज पे बुलाया। मंजू ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम खुद पर्चे पे लिख दी महाराज जी ने। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने खुद पर्चे पे लिख दी और प्रॉब्लम दे दी। एंड उसके बाद कहा कि ठीक है अभी तो इनको लेके जाओ, मैं बाद में इनसे मिलता हूँ। कहते कि बाद में ना उन्होंने एक नारियल और एक छोटी सी गदा थी, एक प्लास्टिक की, वो उनको दी एंड बोला कि इसको ना हमेशा जहाँ पे तुम सोती हो लेके सोना, और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, आरती करो। और एक कुछ तावीज़ वावीज़ बना के उनको दी। उसके बाद कहते हैं कि वो जिन वहाँ पर दोबारा कभी नहीं आया, और धीरे धीरे मंजू ठीक हो गई। उसने स्कूल पे जाना स्टार्ट कर दिया। बाद में मंजू को पता लगा कहीं से कि जो वो मंजू को सोनू राम का जो लड़का था, उसने रसगुल्ला खिलाया था। कहते हैं कि वो उस रसगुल्ले में ही वो कोई था क्रिया करने वाला, उस रसगुल्ले में ही उस जिन को बांध के दिया था। एंड वो जिन मंजू के पास चला गया था, क्योंकि जो लड़का था ना, वो यही चाहता था कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मैं इसको बर्बाद करके रख दूँगा। तो गाइस मंजू फ़िलहाल अभी 75% तक ठीक है, बट कहते हैं ना कि सब कुछ चला गया। ज़मीन थी वो चला गया, जो घर लिया था बनवाया था वो बिक गया। मंजू के इलाज में बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड उसके बाद जो भाई, सबसे बड़ी चीज़ जो भाई था वो दुनिया से चला गया। तो इन सबको रिकवर करने में मंजू को टाइम लगेगा, वो ठीक हो जाएंगी। बट मंजू ने यही बोला है, वो यही कहना चाहती हैं दुनिया से कि कभी भी अगर किसी से प्यार करते हो तो इतना भरोसा मत करना। एंड कभी भी एक कहते हैं कि कोई आपको वाइट चीज़ देता है तो डायरेक्ट आप मत खाना, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई कितना सगा हो, क्योंकि वाइट चीज़ों में ना अक्सर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत वाली चीज़ें, जाओ टोटका वाली चीज़ें, वो उसमें करके दी जाती हैं। तो गाइस आप भी इन सब चीज़ों से भाई सतर्क रहना। अगर आप लड़की हैं तो ज़्यादा ही सतर्क रहना, क्योंकि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही कोई क्रिया आसानी से हो जाती है। तो वैसे ऐसी और स्कैरी, ड्रावनी एंड हॉरर इमोशनल कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओम का रेडियो। मैं ऐसी और कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।